नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटना प्रत्यारोपण, इस सर्जरी से कैसे बचा जाए या कैसे हम इस सर्जरी को डिले कर सकते हैं, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं या इसको हम काफ़ी टाइम तक हम इसको बिना ऑपरेशन के हमारे घुटनों को हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घुटने के जोड़ की संरचना। ये घुटना किन किन हड्डियों के जुड़ने से ये जोड़ बनता है और क्या क्या महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होती हैं। तो यदि आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो हड्डी है जिसको हम फीमर बोन कहते हैं और नीचे वाली हड्डी है जिसको हम टिबिया बोन कहते हैं, ये दोनों हड्डियों के बीच में जो आर्टिकुलेशन होता है उसको हम नी जॉइंट कहते हैं। और तीसरा जो इसमें बोन होती है वो होती है आपकी पटेला। ये जो आगे छोटी हड्डी होती है जिसको अपन देसी भाषा में या सामान्य तौर पर चटनी या चपनी बोल देते हैं, ये हमारा पटेलोफीमोरल जॉइंट होता है। तो ये हमारा घुटने का जॉइंट होता है जिसमें मुख्य रूप से ये 3 हड्डियाँ होती हैं। उसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं। फिर ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर बीच में दिख रही है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये आपकी घुटने की हड्डी, जो ऊपर वाली हड्डी होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, नीचे वाली हड्डी पे भी इसी तरह की लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इसके अलावा 4 लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे, 2 कोलेटरल लिगामेंट होते हैं। मीडियल साइड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल साइड में लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और अंदर जो लिगामेंट होते हैं उनको एसीएल, और पीछे की साइड में जो लिगामेंट होता है उसको हम पीसीएल कहते हैं। तो ये हमारे घुटने की एक सामान्य संरचना होती है। अब घुटने में जो घिसावट होती है वो किस किस वजह से हो सकती है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। 2 तरह की आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिजनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जिसको हम सामान्य तौर पर गठिया का नाम ले देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वो डिजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर ही फोकस करेंगे। डिजनरेटिव आर्थराइटिस सामान्य तौर पर 45 या 50 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह का खाना पीना है, हम ये नोटिस कर रहे हैं या देख रहे हैं कि 30 साल की उम्र के बाद भी हमारे पास मरीज आना शुरू हो जाते हैं जिनको नी पेन और घुटने में दर्द की शिकायत रहना शुरू हो गई है, या उनकी कार्टिलेज के अंदर कुछ डिजनरेटिव चेंजेज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही चिंता का विषय है कि इतनी कम उम्र में यदि आपके घुटनों में तकलीफ रहना शुरू हो जाती है तो आगे की ज़िंदगी आपकी किस तरह से चलेगी। और 30 साल की उम्र में हम यूजुअली घुटना प्रत्यारोपण की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपको घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी के लिए हम बचने के लिए ही कहते हैं। तो आज का विषय हमारा यही है कि किस तरह से आप अपने नी जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप सर्जरी से बच सकते हैं, और किस तरह से आप उस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले कर सकते हैं, कितना डिले कर सकते हैं। तो इस विषय पे आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अब बात आ रही है आर्थराइटिस की या डिजनरेटिव आर्थराइटिस की। तो डिजनरेटिव आर्थराइटिस में क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे को दर्द होना शुरू हो जाता है? दर्द के क्या कारण होते हैं? यदि अपन उन कारणों को ही रोक दें, दर्द ही नहीं हो, तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो जो डिजनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है उसमें सामान्य तौर पर यदि आप देखेंगे तो जो कार्टिलेज है, जो ये लेयर है ऊपर, जो चिकनी परत जिसको मैंने कहा है, उसमें घिसावट आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर वियर एंड टियर आना शुरू हो जाते हैं। यदि आप ये इस मॉडल में देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल जॉइंट है जिसके अंदर ये वाइटिस सफ़ेद जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो कार्टिलेज है, और उसके अंदर जो एक गद्दी दिख रही है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। समय के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या किसी चोट की वजह से जो कार्टिलेज है इसमें घिसावट आना शुरू हो जाती है, इसमें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इसमें टीयर होना शुरू हो जाते हैं, और वो टीयर ग्रेजुअली बढ़ते 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 और आर्थराइटिस का रूप ले लेते हैं। वो टीयर किस तरह के होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह के टीयर्स होते हैं जो इनिशियली स्टार्ट होते हैं, और जब ये टीयर ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं तो ये जो अंदर की बोन होती है हमारी वो एक्सपोज हो जाती है। जो कार्टिलेज के नीचे की बोन है और रफ होती है, खुरदरी होती है और वो एक्सपोज होती है, उसकी वजह से ये दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है मेनिस्कस, जो गद्दी होती है, इसमें भी डिजनरेटिव टीयर्स होते हैं, इसमें भी ये गद्दी भी फटना शुरू हो जाती है। फट के कई बार ये जॉइंट के हिस्सों में अटकने भी लग जाती है जिसकी वजह से आवाज़ भी आती है और जॉइंट भी हमारा अटकने लग जाता है। तो मेनिस्कस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज़ होती है ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि
ये हमारी जो स्मूथ लेयर थी, चिकनी लेयर थी, ये घिसनी शुरू हो गई। इसके अंदर वियर एंड टियर हुए तो अंदर से रफ बोन सरफेस आपकी निकलती है, और जब रफ बोन सरफेस आपकी दूसरी हड्डी के ऊपर रगड़ खाती है तो उसकी वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, यानी कि नई हड्डी बनती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। वो ऑस्टियोफाइट जो आसपास की मांसपेशियां वहाँ से गुजर रही हैं या लिगामेंट्स वहाँ से अटैच हो रहे हैं, वो लिगामेंट्स उस ऑस्टियोफाइट की वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मांसपेशियों का दर्द या उस खिंचावट का दर्द शुरू हो जाता है। एक दर्द आपका हुआ कार्टिलेज घिसने की वजह से, दूसरा आपका मेनिस्कस की वजह से, तीसरा आपका ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन या नई हड्डी बनने की वजह से जो मांसपेशियों में रगड़न और खिंचाव हो रहा है उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका जोड़, क्योंकि एक साइड से आपका जोड़ घिसना शुरू हो गया है, तो इस जोड़ में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। जब ये जोड़ में टेढ़ापन आएगा तो हड्डी धीरे धीरे सबलक्सेट होनी शुरू हो जाती है, एक साइड में आपकी खिसकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लिगामेंट्स की जो बैलेंसिंग है, जो हमारे लिगामेंट्स इस हड्डी को रोक के रखे हुए हैं, एक साइड से टाइट होना शुरू हो जाते हैं, एक साइड से लूज होना शुरू हो जाते हैं, और वो हड्डी आपस में सबलक्सेट होना शुरू हो जाती है और एक डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम वेरस डिफॉर्मिटी या वेल्गस डिफॉर्मिटी का नाम लेते हैं। उस डिफॉर्मिटी की वजह से भी आपको दर्द की शिकायत, क्योंकि मांसपेशियां, एक तरफ की मांसपेशियां खिंचना शुरू हो जाती है, एक तरफ की मांसपेशियां टाइट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। इसके बाद यदि और एडवांस डिजीज है, तो और एडवांस डिजीज में क्या होता है कि स्लोली आप अपने उस पैर को या उस घुटने को काम में लेना कम कर देते हैं, उस पर वजन डालना कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप उस पर वजन डालेंगे तो आपको दर्द होगा, तो उस वजह से आपकी मांसपेशियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो मांसपेशियों का दर्द भी आपको शुरू हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में इस तरह से हमारे को स्टेज वाइज अलग अलग कारणों से दर्द महसूस होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड करें या उससे बचें। ये जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आजकल ये प्रॉब्लम 30 या 35 साल की उम्र में ही हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आने लग गए हैं, और पेशेंट्स यदि हम एक्सरे भी उनका करवा के देखते हैं तो एक्सरे में जो हम चीज़ देखते हैं उसमें ये होता है कि जो ऊपर वाली हड्डी है और नीचे वाली हड्डी है उनके बीच में गैप होना चाहिए। यूजुअली पेशेंट्स हमारे को आके बोलते हैं कि हमारा गैप आ गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गैप होना कोई बीमारी नहीं होती, गैप कम होना बीमारी होती है। गैप जब आपकी हड्डी, दोनों हड्डियों के बीच में कम हो जाता है, इसका मतलब अंदर की जो चिकनाई है वो आपकी चिकनाई कम हो गई है, कार्टिलेज है उसमें घिसावट आ गई है, जिसकी वजह से आपका दोनों हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया और दोनों हड्डी आपस में रब करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ होती है। तो एक्सरे में ये फीचर हमारे को देखने को मिलते हैं। अब जब इस तरह की शुरुआत आपको होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उस दर्द को, उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है या अपनी मनमर्जी से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। एक प्रॉपर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को, आप जो भी नियर बाई आपके हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, अपना डायग्नोसिस करवाइए कि भाई मुझे इतनी कम उम्र में दर्द क्यों हो रहा है। दर्द के बहुत सारे कारण हैं, कम उम्र में दर्द के और भी कारण होते हैं, मेनिस्कस इंजरी भी हो सकती है, कोई और भी वजह हो सकती है, कोई कार्टिलेज इंजरी भी हो सकती है। तो दर्द का कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। हर घुटने का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमेशा हम जब भी घुटने में दर्द होता है तो एक सामान्य तौर पर हमें कह देते हैं कि भई मुझे तो घुटने में आर्थराइटिस हो गया। हर घुटने का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता है। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और उसके हिसाब से इलाज लें। तो जो अब आती है बात, हम स्टेजिंग, कैसे ग्रेड करते हैं इसको, कितनी ग्रेड्स होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो जब ग्रेड्स की बात करें तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं: अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइल्ड आर्थराइटिस, मॉडरेट आर्थराइटिस और सीवियर आर्थराइटिस। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 की यदि मैं बात करूं तो उन केसेस में हमें यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट से या कुछ और मॉडलिटीज़ ऐसी हैं जिसको हम अभी चर्चा करेंगे, उनसे हम उस पेशेंट का इलाज करते हैं और वो काफ़ी सफल भी होते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस हमारे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो ठीक होते हैं। तो जो अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है, दिक्कत क्या आती है कि उन स्टेज को हम इग्नोर कर देते हैं, और स्टेज को इग्नोर करने की वजह से जो हमारा एक डिजनरेटिव प्रोसेस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो एक प्रोसेस है वो हमारा फास्ट हो जाता है, यानी कि हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। तो हमें
उस स्टेज में ही उसको रोकना है और उसको डिले करना है। जितना हम अपने उस डिजेनरेटिव प्रोसेस को डिले कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम उस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। अब उसको हम कैसे डिले कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस डिजेनरेटिव प्रोसेस को हम कैसे और आगे खिसका सकते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो डिजेनरेटिव चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं, जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आपके घुटने में स्टार्ट हुई है, जो कार्टिलेज में वियर एंड टियर हुए हैं, तो इसका सबसे मुख्य कारण एज के अलावा, उम्र जो है एक कारण है, ज़रूरी कारण है, लेकिन उसके अलावा ओवरवेट होना, मोटापा, ओबेसिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और ख़ास करके फीमेल्स में ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यदि आप ओवरवेट हैं और आप नी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या नी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको वज़न कम करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिसको घुटने का दर्द हो रहा है, वो आदमी हमेशा ये कंप्लेंट करता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नी पेन है, और यदि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो फिर मैं वज़न कम कैसे करूँ। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैं जो भी नी पेन के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के लिए बोलते हैं। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके घुटने के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट आए, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, या कुछ योगा है। आप डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं, डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे जो मल्टी मॉडल मैनेजमेंट है आपकी ओबेसिटी का, वो आप यूज़ करके और अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, अपने वज़न को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने के ऊपर स्ट्रेस यानी कि प्रेशर कम आएगा। और यदि घुटने के ऊपर प्रेशर कम आएगा तो उसकी जो डिजेनरेटिव या उसके वियर एंड टियर हैं वो कम हो जाएंगे, और वियर एंड टियर कम हो जाएंगे तो आप उसको अपने लंबे समय तक आप उसको चला सकते हैं। दूसरा, यदि अपन बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस के साथ उचित ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उचित ट्रीटमेंट में ओबेसिटी हमने एक पॉइंट रखा। ओबेसिटी के बाद आता है हमारी मस्कुलर हेल्थ, मांसपेशियों की हेल्थ। तो जैसे जैसे हमारे नी में पेन होना स्टार्ट होता है, हम उस पर्टिकुलर लिम्ब को यूज़ करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वीक हो जाती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती है। अब वो मांसपेशियाँ कमज़ोर होने की वजह से सारा का सारा जो हमारा बॉडी का वेट है वो उस घुटने के ऊपर आता है, और उसमें वियर एंड टियर और फास्ट स्पीड से होते हैं। तो हमें मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो शुरुआत में किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के गाइडेंस में हमें वो फिजियोथेरेपी की, एक सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम खुद अपने लेवल पे, अपने घर पे उस चीज़ को, उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और उन मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम 5 दिन या 7 दिन एक्सरसाइज करें और हमारा घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है और फिर पेशेंट एक्सरसाइज करना बंद कर देता है। तो जो मसल स्ट्रेंथनिंग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमें कम से कम 8 से 10 वीक का टाइम चाहिए, जो हम रेगुलर एक्सरसाइज 1 या 2 वीक या 3 वीक आप एक सुपरवाइज्ड वे में ऑर्थोपेडिशियन के सुपरविजन में या फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में एक्सरसाइज करें, और उसके बाद आप रेगुलर एक रिहैब का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करें, और 8 से 10 वीक तक उसको रेगुलर फॉलो करें। तब हमें कुछ उसमें रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथ हमारे को बननी स्टार्ट होती है, और इतना रेगुलर टाइम हम जब करते हैं तभी उसके रिजल्ट्स आते हैं। यूजुअली प्रॉब्लम ये आती है कि हम 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन करके छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें वो चीज़ लंबे टाइम तक फॉलो करनी है यदि हमें अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, सुपरवाइज्ड वे में एक्सरसाइज, और उसको कंसिस्टेंटली करते रहने से ही हम अपने जॉइंट्स की हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तीसरा आता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स। तो इनिशियली जब आपको जॉइंट पेन होता है तो कुछ साइनोवियल इन्फ्लामेशन, इफ्यूजन, जॉइंट के अंदर फ्लूइड भरना और अंदर मांसपेशियों के अंदर कुछ सूजन का आना, इस तरह की शिकायतें रहती हैं। तो उन केसेस में हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो वो टेम्परेरी कुछ टाइम तक, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप डॉक्टर की सलाह से यदि वो मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लंबे समय तक हमें उन मेडिसिन से बचना है। कुछ टाइम तक यदि मेडिसिन लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम उस डिजीज़ से और उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो तीसरा रोल आता है हमारा मेडिसिन का। चौथा पार्ट आता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ कई बार हमें कुछ स्पेशल फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम
कुछ स्पेशल मॉडलिटीज़ जैसे आईएफटी है या फिर अल्ट्रासोनिक मसाज है, इस तरह की मॉडलिटीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में या फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में कर सकते हैं, ताकि हमें नी पेन से राहत मिले और हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज सुचारू रूप से कर सकें। तो ये सारी बात करी। इसके अलावा 5वां पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ तो वो आता है हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट इतनी ब्रॉड टर्म है, हम बोलने को बोल देते हैं कि भाई आप हेल्दी डाइट खाइए, लेकिन हेल्दी डाइट क्या चीज़ है? हेल्दी डाइट क्या होती है? स्पेशली जो पेरी मीनोपॉजल फीमेल होती हैं, जिनको 45 और 50 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफ़ी देखने को मिलती है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी अपने आप में एक आर्थराइटिस का कारण बन जाता है, क्योंकि जब आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह पाती, और स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह पाती तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जाके आर्थराइटिस का कारण बनती है। तो बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर टाइम पे कैल्शियम के, विटामिन डी के ये टेस्ट जांचें करानी चाहिए, और यदि उसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमें उसके सप्लीमेंट्स, कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कि सर्जरी को अवॉइड करने के लिए या डिले करने के लिए कुछ इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं। यदि अर्ली स्टेज है तो, और हमें उसको सर्जरी की सलाह नहीं देनी है या सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, तो कुछ इंजेक्शंस हैं जिसमें स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी होते हैं, कुछ लुब्रिकेंट के इंजेक्शंस भी होते हैं, और एक इंजेक्शन होता है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो भी एक रीजनरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करता है, पीआरपी इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शंस की मदद से भी हम अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। यदि हम प्रॉपर एक सुपरवाइज्ड वे में एक डॉक्टर की सलाह से इन चीज़ों को फॉलो करें और रेगुलर अपन इस चीज़ को ध्यान में रखें, तो हम नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं और बच सकते हैं। धन्यवाद।